जल्दी से आपको समझने के लिए आंकड़े देखना होगा। दिल्ली की आप ये तस्वीर देखिए। सबसे पहले आपको हम 2014 के आंकड़े बता देते हैं। देखिए वोटर्स और यहाँ पर महिला पुरुष में कितने प्रतिशत वोट हुआ है। 63.93% महिलाओं ने वोट किया है, पुरुष 66%। और ये आप जान लीजिए कि ये महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत जो था वो बेहतर था हर हमेशा के मुकाबले, और 2019 में तो और बेहतर हो गया। देखिए 2019 के ये चुनावों के आप वोटिंग प्रतिशत देख रहे हैं। महिलाओं ने 60% महिलाओं ने वोट दिया है, पुरुष 60.69%, यानी लगभग एक बराबर है। और ये जो आंकड़े हैं 2019 में, उसमें कुल मतदान 60.37% हुआ था। और ये आधिकारिक आंकड़े, इस पर अंदर की खबर आपको बता रहे हैं, आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया था और पुरुषों को मात दे दिया था। तो ऐसे में अब ये पार्टियां समझ रही हैं कि इन महिलाओं को जो अपनी तरफ रखेगा उसे पूरी तरह से फायदा होगा। तो ये तो यहाँ पर दिल्ली की स्थिति हमने आपको बता दी, आम आदमी पार्टी की स्थिति बता दी। लेकिन देखिए एक डर का माहौल यहाँ पर बंगाल में भी नजर आ रहा है। बंगाल में इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि अभी एक ऐसा फैसला लिया गया है, जिसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता था। ये देखिए आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो जारी किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, और इसमें 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी की छुट्टी घोषित कर दी गई। आप देख रहे हैं छुट्टी घोषित की है, और ये बिल्कुल अप्रत्याशित था, ऐसा उम्मीद नहीं की जा रही थी पश्चिम बंगाल की सरकार से, लेकिन ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है जरा ये आपको समझाते हैं, आपको जल्दी से ये समझा देते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे के मायने क्या हैं। इसके मायने अब आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि बंगाल में रामनवमी पर हिंसा भी होती रही है, आपको हम जानकारी दे रहे हैं। देखिए समझिए, साल 2018 में किस तरह की हिंसा हुई थी आपको बताएं। 2 जगहों पर, आसनसोल में और रानीगंज में हिंसा हुई, और उसका असर किस पर पड़ा, पंचायत चुनावों पर पड़ा। लोकसभा चुनावों में 2019 में ममता बनर्जी को उसका आफ्टर इफेक्ट झेलना पड़ा। उसके बाद 2023 में भी देख लीजिए, यहाँ भी साल 2023 में रामनवमी के दिन उत्तर दिनाजपुर में और हुगली में हिंसा हुई, और असर किस पर पड़ा, पंचायत चुनाव पर पड़ा। और ममता बनर्जी घबरा रही हैं, सोच रही हैं कि अगर अब असर पड़ गया चुनाव 2024 के पर तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो तो इंडी से भी अलग हटती दिखाई दे रही हैं, अलग हटते हुए आगे बढ़ने की बात कर रही हैं। लेकिन 24 की जो सियासत है उसमें चारों दिशाओं में जो विपक्ष है वो मोदी से डर रहा है। 3rd टर्म की जो गारंटी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन वो एक भी फैक्टर इंडी गठबंधन को मजबूत करता नहीं दिखाई दे रहा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के दांव से घबराहट पैदा होती जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हैं कि अधर्म के साथ हैं। सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते। प्रभु राम भारत की आत्मा है, राम भारत की विचारधारा है। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। यही वजह है कि प्रभु श्री राम 2024 चुनाव की धुरी बन गए हैं। चंद वोटों के चक्कर में जो दल प्रभु राम की अनदेखी कर रहे थे, राम पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, उन्हें समझ आ गया है कि 24 में चल रही राम लहर में उनकी नाव डूब जाएगी। पीएम मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन कर राम नाम की ऐसी लहर पैदा की जिससे विरोधियों की नाव बीच मझधार में फंस गई है। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी अपनी चुनावी नाव बचाने के लिए राम नाम का सहारा ले रही हैं। ममता ने रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया है। ममता के इस फैसले पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। जिसने जय श्री राम नारा लगाते ही अंदर डालते थे, अरेस्ट करते थे, तो रामनवमी के ऊपर उस त्योहार को हॉलिडे घोषित करना कितना प्रेशर में ममता दीदी है, ये अत्यंत सहज रूप से हम सबको समझना चाहिए। रामनवमी पर छुट्टी का सहारा लेकर ममता रामनवमी पर हुए दंगों का दाग अपने दामन से छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी से बचने के लिए प्रभु राम का नाम लेकर बीजेपी के खिलाफ अजीबोगरीब बयानबाजी कर रहे हैं। प्रभु राम को लेकर केजरीवाल के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मैं मन में सोच रहा था, आज अगर श्री राम होते, अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते, और यहाँ बंदूक रख के पूछते बेटा बीजेपी में आ रहा है कि जेल जाएगा। फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, राजनीतिक हताशा है, निराशा है,
और उस दौर में वो कुछ का कुछ बोल रहे हैं, वो बोलने कुछ और आते हैं, बोलते कुछ और हैं। प्रभुराम का नाम लेकर ईडी पर केजरीवाल की प्रेशर टैक्टिक्स कितनी काम आएंगी, ये तो चंद दिनों में साफ हो जाएगा। केजरीवाल ईडी से बचने के लिए 24 चुनाव का बहाना भी बना सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का डर अभी से सताने लगा है। यही वजह है कि केजरीवाल अब दिल्ली की महिलाओं को कसम दिला रहे हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली की महिलाएं अपने घर के पुरुषों को मोदी को वोट देने से रोकें। यानी केजरीवाल ये मान चुके हैं कि दिल्ली के पुरुषों पर उनकी पकड़ ढीली पड़ गई है। बीजेपी ने केजरीवाल की कसम वाली सियासत पर सवाल खड़े किए हैं और उन्हें उनकी पुरानी कसम याद दिलाई, जो उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने ली थी और बाद में तोड़ दिया। अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो सर की कसम है मेरे। जितनी माताएं हैं, सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। कभी अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और अब फिर संवैधानिक पद पर बैठकर लगातार झूठ बोल रहे हैं, कस्में खिला रहे हैं। ये अब चलने वाला नहीं है। लोगों के दिल में मोदी है। 2024 चुनाव में इंडी गठबंधन में हार का डर बैठ गया है। इंडी के पास अभी तक मोदी के खिलाफ कोई चेहरा नहीं है, न ही उनकी लोकप्रियता का मुकाबला करने वाला कोई नेता। ऐसे में इंडी गठबंधन को मिल रहे सारे संकेत 24 में हार की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता को रामनवमी पर छुट्टी घोषित करने का फायदा मिलेगा? क्या बंगाल की जनता रामनवमी पर हुए दंगों को भूल जाएगी? सवाल यह भी है कि क्या केजरीवाल राम नाम का इस्तेमाल कर ईडी से बच जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ममता ने तो राहें अलग कर ही ली हैं। उनकी तरफ से आज 42 के 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। एकला चलो की राह ले चुकी हैं ममता बनर्जी। किस किस का नाम जारी किया गया है, चलिए जल्दी से वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, जो प्रत्याशी है उनके साथ हम आपको समझा रहे हैं। देखिए आप ये देख रहे हैं, यूसुफ पठान को इन्हें उतारा गया है टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर। बहरामपुर सीट से अपूर्व सरकार का टिकट काट कर इन्हें उतारा गया है। और यूसुफ पठान गुजरात से आते हैं और उन्हें यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया। कितना ये गेम चेंज कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। अगली तस्वीर आपके सामने अब जल्दी से रख देते हैं। बात अब कर लेते हैं महुआ मोइत्रा की। इन्हें कृष्णा नगर सीट से दोबारा इन पर भरोसा जताते हुए इन्हें रिपीट किया गया है, दोबारा भरोसा इन पर जाहिर किया गया है। अगली तस्वीर आपके सामने रखें, जो टीएमसी उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, इन्हें भी रिपीट किया गया है। आसनसोल से इनके खिलाफ आपको याद होगा कि पवन सिंह को उतारने की बात हुई थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन उन्होंने किन्हीं कारण से वापस ले लिया था नाम। तो अभी कौन उनके सामने खड़ा होगा ये थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा पर फिर से ममता बनर्जी ने भरोसा जाहिर किया है। कीर्ति आजाद टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर वर्धमान दुर्गापुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। ममताज संघमित्रा का टिकट काटकर इन्हें यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। पहले बीजेपी में थे और अब टीएमसी में है लंबे वक्त से। तो किस तरह का इनका यहां पर जनाधार बन पाता है ये देखने वाली बात होगी। कल्याण बनर्जी की बात कर ले, श्रीरामपुर से इन्हें रिपीट किया गया। कद्दावर नेता है टीएमसी के, इन्हें ही दोबारा इस सीट पर रिपीट किया गया है। तो ये कुछ नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। और अभिषेक बनर्जी भी देखिए इस बार चुनावी मैदान में उतरे, यानी ये इशारा है, ये इशारा इस बात का है, ये अंदर की खबर आपको बता रहे हैं कि ममता बनर्जी अपना चुनावी एक तरह से जो जिम्मा है, जो आगे का कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार है, वो अभिषेक बनर्जी को देने का सोचती है। ये एक इंडिकेशन के तौर पर, एक संकेत के तौर पर आप ले सकते हैं।